नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हिंदी की पाठों की जो श्रृंखला है सीबीएसई हिंदी क्लास 11th जो कि ऐच्छिक हिंदी चल रही है, जिसमें अंतरा गद्य खंड का जो भाग है उसका जो 8वां पाठ है उसकी माँ, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो कि विभिन्न गवर्नमेंट्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। आई होप तो हम इन्हें समझ करके और अपने व्यवहार में या कह सकते हैं जीवन में भी उतारने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। कहानी क्या है? एक उसकी माँ एक कहानी है, अर्थात उसकी माँ विधा क्या है? एक कहानी है। किसी पात्र, घटना, समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश, द्वंद्वात्मकता। कहानी किसे कहते हैं? अर्थात कहानी क्या है कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश, द्वंद्वात्मकता, कथा का क्रमिक विकास, है ना। मान लो सामाजिक परिवेश द्वंद्व अर्थात वह द्वंद्वों से भरा है या नहीं है। कथा का क्रमिक विकास, क्रम बाइज क्रम जो कथा कहानी का विकास जो होता है, और उसका चरमोत्कर्ष बिंदु अर्थात उसका जो रिजल्ट कहाँ तक पहुँचा, तो उसे ही क्या कहा जाता है? कहानी कहा जाता है। तो इस पाठ के जो लेखक हैं उसकी माँ, पाठ का नाम क्या है? उसकी माँ। पाठ के जो लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र, उग्र उग्र कहा जाता है इन्हें, उग्र, है ना। तो जीवन परिचय चलते हैं उनका। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी जो हैं उनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार नामक गांव में हुआ था। ग्राम मिस गाँव। तो परिवार में अभावों के कारण व्यवस्थित शिक्षा पाने का अवसर उन्हें नहीं मिला, परंतु अपनी नैसर्गिक प्रतिभा अर्थात तो उनमें अपनी खुद की प्रतिभा थी और साधारण से अपने समय के चर्चित अग्रणी गद्य शिल्पी के रूप में पहचान उन्होंने बनाई। उन्हें कवि मित्र निराला की तरह पुरातन पंथियों का कठोर विरोध सहना पड़ा। पत्रकारिता से निरंतर संबंध भी उनका रहा। अर्थात कवि जो थे उन्होंने, अब उनके मित्र थे निराला जी। कौन? निराला जी, छायावादी कवि। तो इसी तरह पुरातन पंथियों का कठोर विरोध उन्हें सहना पड़ा था। जिस प्रकार से निराला जी ने अपने प्राचीन समय के जो लोग थे उनसे कठोर विरोध सहा, उसी प्रकार से जो उग्र जी हैं उन्होंने भी कठोर विरोधों को सहा था। पत्रकारिता से निरंतर उनका संबंध रहा। उनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में मात्र 67 वर्ष की आयु में ही हो गई। अर्थात जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार नामक गांव में, है ना। उनका जो जीवन था वह भी काफ़ी विरोधों के चलते बीता, है ना। उनमें नैसर्गिक प्रतिभा थी। गद्य शिल्पी के रूप में उन्होंने एक पहचान अपनी अलग से बनाई थी, कह सकते हैं। अपनी छाप जो है एक क्षेत्र विशेष में होती है किसी न किसी की। तो उनकी मुख्य रचनाएं जो हैं कहानी संग्रह में चलते हैं कि पंजाब की महारानी, रेशमी पोली इमारत, कंचन सी काया, काल कोठरी, कला का पुरस्कार। दोबारा देखते हैं कि पंजाब की महारानी, कहानी संग्रह, रेशमी पोली इमारत, कंचन सी काया, काल कोठरी, कला का पुरस्कार आदि। उनका जो उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चंद हसीनों के खतूत, बुधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल और मनुष्यानंद। जो कि दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, चंद हसीनों के खतूत, ये एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। नेक्स्ट है आत्मकथा उनकी, अपनी खबर, यह आत्मकथा है। नाटक क्या है? महात्मा ईसा उनका नाटक है। संपादन क्या है? आज विश्वमित्र स्वदेश, वीणा स्वराज्य और विक्रम। आज विश्वमित्र, स्वदेश, वीणा स्वराज्य और विक्रम। जबकि नाटक क्या है? महात्मा ईसा। आत्मकथा कह सकते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि आपको पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की जो आत्मकथा है उसका नाम लिखिए। तो आत्मकथा क्या है? अपनी खबर। चंद हसीनों के खतूत किसका उपन्यास है? उग्र जी का। बुधुआ की बेटी किसका उपन्यास है? उग्र जी का। दिल्ली का दलाल किसका उपन्यास है? उग्र जी का, है ना। उसी प्रकार से स्वदेश पत्रिका का संपादन किसने किया? ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। स्वदेश पत्रिका तो उग्र जी ने।
तो आइए चलते हैं भाषा शैलीगत विशेषताएं क्या हैं। कि भाषा सरल थी उनकी, सहज और भावपूर्ण है, ओजपूर्ण, व्यंग्यपरक, उद्बोधनात्मक शैली अर्थात किसी को संबोधित करने वाली उद्बोधन, अलंकृत तथा व्यावहारिक भाषा का प्रयोग उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो इस कहानी में देश की कौन सी कहानी, उसकी माँ। तो इस कहानी में देश की बुरी अवस्था से चिंतित युवा पीढ़ी के विद्रोह को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो पाठ है उसकी माँ क्या है, पाठ है जो उसकी माँ एक कहानी जो है। तो इसमें क्या है कि देश की जो बुरी अवस्था है उससे चिंतित है एक युवा पीढ़ी, है ना। और उसी का विद्रोह को उन्होंने विद्रोह कर दिया युवाओं ने, तो उसको एक नया रूप दिया किन्होंने, उग्र जी ने। तो इस अवस्था के लिए युवा पीढ़ी शासन तंत्र को दोषी मानती है। वह कहती है कि जो सरकार है, शासन तंत्र है, युवा पीढ़ी उसी को दोष देती है और उसे उखाड़ फेंकना चाहती है। अर्थात तो उसको जो वहाँ का शासन है अपने देश का अच्छा नहीं लगता और उसकी जगह कोई अच्छा या युवाओं का शासन चाहती है। नई पीढ़ी विद्रोह के लिए या विद्रोह के स्वर लिए राज सत्ता के विरोध में खड़ी है। वहीं पूर्ववर्ती बुद्धिजीवी समाज अपनी सुविधा के लिए राज्य सत्ता के तलवे चाटने को तैयार है। तो इन दोनों के बीच में एक माँ है जो अनेकानेक प्रयासों के बावजूद व्यवस्था की चक्की से अपने बेटे को नहीं बचा सकी। अर्थात जो समाज है उससे उसको नहीं बचा सकी। इस कहानी में ममतामयी माँ का सजीव चित्रण किया है। तो उसी के चलते उन जो नए या युवाओं के जो विद्रोह के स्वर हैं उसी के चलते वो अपने बेटे को नहीं बचा पाती है। तो इस कहानी में उसी ममतामयी माँ कि क्या विचार, क्या अपने बेटे के प्रति क्या भाव उमड़ते हैं, तो उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। आइए चलते हैं स्मृति बिंदु। तो यह कहानी स्वाधीनता संग्राम से प्रेरित कहानी है। तो यह कहानी जो है स्वाधीनता संग्राम जब हुआ था उससे प्रेरित कहानी है, उससे प्रेरणा लेकर की रची गई कहानी। लेखक ने देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ युवकों द्वारा दिए गए बलिदान का मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। अर्थात लोगों ने देश की स्वतंत्रता की खातिर किस प्रकार से बलिदान दे दिया उसका एक मर्म स्पर्शी, अत्यंत कह सकते हैं मार्मिक, हृदय को भेदने वाला उसका चित्रण लेखक जो हैं उन्होंने किया है। एक दिन दोपहर के समय लेखक कुछ पढ़ने के विचार से पुस्तकालय जाता है। तभी शहर का जो सुपरिटेंडेंट है उनसे मिलने आता है। पुलिस सुपरिटेंडेंट उसे लाल की फ़ोटो दिखाकर लाल के विषय में पूछताछ करता है। अब लाल कौन है? तो लेखक बताता है कि वह उसके मैनेजर रामनाथ का पुत्र है। लाल कौन है? रामनाथ का पुत्र है और रामनाथ की मृत्यु हो चुकी है। लाल कॉलेज में पढ़ता है और अपनी बूढ़ी माँ के साथ 2 मंजिले मकान में रहता है। उनका खर्च लेखक के पास रखी उसकी पिता की जमा पूंजी से चलता है। लेखक के पास रखी उसके पिता की जो जमा पूंजी है वह लेखक के पास रखी रहती है और जो लाल है उसी से खर्च चलाता था, कॉलेज में पढ़ता था और किस पे 2 मंजिल मकान पर अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। किसका पुत्र है? मैनेजर रामनाथ का। जबकि रामनाथ जो हैं गुजर चुके हैं और वे जो पैसे हैं एक लेखक के पास उसको रखे जाते हैं। समझ में आ गया? आइए चलते हैं आगे। तब क्या है, पुलिस सुपरिटेंडेंट लेखक को लाल से सावधान रहने को कहकर चला जाता है। वह कहता है कि यह कुछ इसकी जो हरकतें हैं लाल की वह अच्छी नहीं है और लेखक को सावधान या सचेत कर जाता है। लेखक लाल की माँ को बताता है कि वह लाल को समझा दे कि लाल क्रांतिकारियों से दूर रहे, अन्यथा उसे दंड भोगना पड़ेगा, उसे सजा दी जाएगी। तभी लाल अपनी माँ को बुलाने आता है तो लेखक उसे समझाने का प्रयास करता है कि वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करना छोड़ दे। लाल उसके साथ तर्क वितर्क करता है और वह कहता है कि वह देश को पराधीन नहीं देख सकता
और देश को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ भी कर सकता है। जो राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के नागरिकों की स्वतंत्रता का दमन करता है, ऐसे दुष्ट राष्ट्र अर्थात ब्रिटिश सरकार, किसके ऊपर व्यंग किया है? ब्रिटिश सरकार के ऊपर। ब्रिटिश सरकार के सर्वनाश में वह अपना योगदान चाहता है। तब क्या हुआ कि एक दिन लेखक घर आता है तो वह अपनी पत्नी को लाल की माँ से बात करते देखता है। तो वह लाल की माँ से लाल के मित्रों के विषय में पूछता है। वह बताती है कि लाल के सभी मित्र मस्त और हंसोड़ तथा जिंदा दिल हैं। वे सभी उसे भारत माता कहते हैं और खूब बहस करते हैं। लेखक ने पूछा कि क्या वे लड़ने झगड़ने, गोली बंदूक की बातें करते हैं? तो वह सरलता से कहती है कि उनकी बातों का कोई मतलब थोड़े ही होता है। एक दिन 4-5 दिन बाहर रहने के बाद जब लेखक घर आता है तो लाल के घर में उसे सन्नाटा सा दिखाई देता है। उसकी पत्नी उदास मुख से उसे बताती है कि लाल की माँ पर भयंकर विपत्ति आ गई है। पुलिस ने उसके घर की तलाशी में पिस्तौलें, कारतूस और कुछ पत्र ढूंढ निकाले थे। उन पर हत्या, षड्यंत्र और सरकारी राज्य उलटने का आरोप लगाए गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। अब क्या हुआ कि सरकार के डर से कोई वकील उनकी पैरवी के लिए नहीं आया। मुकदमा लगभग 1 वर्ष तक चला। लाल की मां ने घर का सामान बेचकर एक एक वकील को उनकी पैरवी के लिए तैयार किया। वह लाल और उसके साथियों को दोषी नहीं मानती थी। वह समझती थी कि पुलिस की चालबाजी है। वह उसे बचाने के लिए या को निरंतर दौड़ धूप करती रही। अर्थात उसकी जो माँ थी वह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करती रही। उसका शरीर अत्यंत कमज़ोर हो गया था, किंतु उसके सारे प्रयत्न जो थे, सारे प्रयास जो थे बेकार गए, व्यर्थ हो गए। अदालत ने लाल बंगड़ और उसके 2 साथियों को फांसी तथा अन्य 10 लड़कों को 7 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई। जब से लाल और उसके साथी पकड़े गए थे तब से शहर या मोहल्ले के सभी आदमी लाल की माँ से मिलने से डरते थे, क्योंकि वह एक विद्रोही की माँ थी। एक दिन लेखक अपने पुस्तकालय में मेजनी की कोई पुस्तक देख रहा था, है ना, तो जिस पर लाल के हस्ताक्षर थे। वह पुलिस सुपरिटेंडेंट की चेतावनी को याद कर उसे मिटाने ही वाला था कि लाल की माँ एक पत्र लेकर उसके हाथ पास आई और वह लाल का पत्र पढ़कर सुनाता है। पत्र में लाल ने स्वयं और अपने साथियों के साथ मृत्यु के बाद माँ से मिलने की बात की थी। लाल की माँ पत्र लेकर चुपचाप चली जाती है, किंतु लेखक बेचैन हो जाता है। वह सो नहीं पाता। उसे लगता है कि लाल की माँ कराह रही है, अर्थात वह बहुत दुखी है। वह लाल की माँ की खोज खबर लेने के लिए नौकर को भेजता है। नौकर आकर वह हाथ में पत्र लिए घर के दरवाजे पर पांव पसारे मृत पड़े हैं। अर्थात तो उसकी जो माँ है वह भी मर जाती है बेचारी। तो इस पाठ में अपनी स्वतंत्रता की खातिर या देश की स्वतंत्रता की खातिर जिन नव युवकों ने बलिदान दिया, तो उनका बलिदान जो है व्यर्थ नहीं गया। तो इसी पाठ में उसकी माँ जो पाठ है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का जो लिखने का उद्देश्य है, तो उनका जो उद्देश्य है उसमें कह सकते हैं कि एक युवा पीढ़ी का जो विद्रोह था वह सही था। जो युवा पीढ़ी जो थी वह देश के लिए चिंतित थी, है ना, और जो शासन तंत्र था वह उसी को दोष देती थी, और जो राज सत्ता थी ब्रिटिश सरकार की वह उसको चलने नहीं देना चाहती थी। लेकिन इन सब के चलते उनका बलिदान तो हो गया, लेकिन उनके बलिदान के लिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी प्रयास किए, और जो कि अपने बेटे की खातिर एक माँ का बलिदान था वह भी आज व्यर्थ नहीं गया। हम सब कह सकते हैं कि उन्हीं की वजह से आज आज़ादी को महसूस कर पा रहे हैं। सो गाइस, ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो उग्र जी का जो लिखने का उद्देश्य है, तो स्वतंत्रता संग्राम में जो कि अनेक लोगों ने बलिदान दिया था, उन्हीं में से ये कुछ लोगों के उदाहरण थे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। सो गाइस, धन्यवाद।